जय हिंद दोस्तों, आप हैं अपने दोस्त जीशान के साथ और ढेर सारी बातें आपसे हमेशा करते रहते हैं। और आज मेरे साथ मेरे बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं जिनका नाम है अरविंद शेरवालिया जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं वूशो के उत्तर प्रदेश में। और किस तरीके से इनकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और जो हमारा युवा खिलाड़ी है जो वूशो में आगे बढ़ना चाहता है, किक बॉक्सिंग में आगे बढ़ना चाहता है, उनको कैसे प्रेरित करते हैं, ये सारी बातें आज हम अरविंद जी से करने वाले हैं। तो अरविंद जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। जय हिंद जिसान जी। बहुत अच्छा लगा मुझे कि मेरठ में भी पॉडकास्ट चल रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये भी अच्छी है। दूसरी चीज़ है कि किक बॉक्सिंग मतलब हम लोग कोशिश ये है कि किसी भी माध्यम से हम गेम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि आपने स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए एक पॉडकास्ट जारी किया है, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं अपने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको कि मैं अरविंद शेरवालिया मेरा नाम है और मैं किक बॉक्सिंग एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ की ये भाग दौड़ी जो है मुझे नेशनल जो फेडरेशन हमारी NSF वाकोनिया की बॉक्सिंग फेडरेशन, उसमें हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री संतोष अग्रवाल जी ने मुझे दी थी 2022 में। जी 2022 में मुझे सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश के लिए चुना गया कि आप किक बॉक्सिंग को यहाँ पे डेवलप कीजिए। इससे पहले भी मैंने 2005 में सबसे पहले मैं उत्तराखंड का एज ए सेक्रेटरी रह चुका हूँ किक बॉक्सिंग का। जी। बस मैं अपनी भाषा में ये बोलूँगा कि भाई जो मुझे नाम दिया था उन्होंने बोला कि आप फाउंडर हैं किक बॉक्सिंग के उत्तराखंड के अंदर। और उसके बाद से मेरी जर्नी लगातार चल रही है आज की डेट में। और जब मुझे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जगह मिली कि भाई इसको आपको गेम को डेवलप करना है और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना है, तो मैंने सोचा कि नहीं यार, चलो कुछ थोड़ा लिंक से हटके करें। एज ए एडमिनिस्ट्रेशन हमने वर्क संभाला और उत्तर प्रदेश में जो है किक बॉक्सिंग लगभग मैं अभी मानता हूँ कि लगभग 52 जिले यानी कि 52 जिलों में ये चल रहा है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमें उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ से भी हमें मान्यता मिली हुई है। क्या बात है। और बस अभी शुरुआती दिनों की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग हमारे उत्तर प्रदेश से और मेरठ जिले से भी हमारे लगभग 4 से 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल भी लेके आए हैं और वर्ल्ड रैंकिंग में वो खिलाड़ी खेल रहे हैं इस समय। और मैं अपने जिले की अगर मैं बात करता हूँ मेरठ जिले की, तो हमारे 2 खिलाड़ी हैं ऐसे, जिसमें आदित्य मुखर्वाल है जो वर्ल्ड 9th रैंक पे चल रहा है और दूसरा उसी का छोटा ब्रदर अंश मुखर्वाल जो खुद टॉप 10 की रैंकिंग में है और एशिया का इकलौता गोल्ड मेडल प्राप्त है उसको। क्या बात है। और इससे बड़ी चीज मतलब उपलब्धि है कि धीरे धीरे हमने शुरुआत करी है गेम को बढ़ाने के लिए। और मुझे लगता है कि लगातार अगर मैं इस कड़ी में जुड़ता चला जाऊंगा तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को पूरे हिंदुस्तान के अलावा पूरे विश्व में कहीं ना कहीं अच्छी जगह देंगे। तो सर, ढेर सारी बातें अपने वूशो के बारे में बताइए। हमारे मेरठ जिले के कौन कौन से प्लेयर हैं जो इसमें आगे बढ़ रहे हैं, उनके बारे में आपने बताया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपने सोचा एज अ यंगस्टर आप थे, तो आपने सोचा कि मुझे वूशो में या इन खेलों में आगे जाना है, क्योंकि उस टाइम की अगर बात करें तो इतना बढ़ावा नहीं मिलता था खेल को। पढ़ाई के लिए ज़्यादा लोग फोकस करते थे कि पढ़ोगे कुछ आगे बढ़ोगे। तो आपको क्यों लगा कि इस टाइम पे मैं इन फील्ड को चूज कर सकता हूँ और स्पोर्ट्स में अपना करियर तलाश कर सकता हूँ? देखिए जिसान जी, मैं अगर अपने स्पोर्ट्स की मैं बारे में बताऊं तो मैंने सबसे पहले अपना करियर जो है 92 में स्टार्ट किया था मार्शल आर्ट के रूप में। मैं जब स्कूल में पढ़ता था जी, तो मेरे यहाँ एक सर आए थे और मुझे ध्यान है लगभग शायद मैं उस समय 6th या 7th क्लास या हो सकता है 5th 4th क्लास के में रहूँगा। तो एक ताइक्वांडो की एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन हुआ था मेरे सामने जी। और वो डेमोस्ट्रेशन ऐसा था कि उस समय का डेमोस्ट्रेशन हम लोगों को ये लगा कि यार ये कुछ चीज़ नई चीज़ है, मेरठ के अंदर यूनिक है। हमने उस समय ज्वाइनिंग किया और थोड़ा सा ट्रेनिंग शुरू करी है। शुरुआती दौर में हमने किया है लगभग 1 साल। कभी हमने सोचा नहीं था कि हमने इसमें एज ए करियर या आगे निकलेंगे हम लोग। और ताइक्वांडो करते करते लगभग काफ़ी साल हो गए। तो हमें 2000 अगर मैं बात करूँ 2 की, उससे में जाके कुछ चीज़ें हमें पता लगा कि यार हम लोगों ने ताइक्वांडो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ थी हम लोगों को जो नहीं पता थी। और मैं चाहता हूं कि आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो शायद आज के समय माँ बाप को या पेरेंट्स को, जो खिलाड़ी जो बन रहे हैं, उनको ये नॉलेज होनी जरूरी है। क्योंकि हमारे साथ तो घटनाएं घट चुकी हैं, तो हम नहीं चाहे भविष्य में किसी खिलाड़ी के साथ भी इस तरह की घटनाएं घटें। तो उन दौरान में क्या था कि जैसे मैंने ताइक्वांडो किया, हमने मेडल भी लिए, नेशनल मेडल लिया था हमने। और मैं सबसे पहले मेरे फ्रेंड थे यहाँ पे मेरठ में संजय हल्द्वानी, हम दोनों ताइक्वांडो करते थे। वो आज के समय में वुशु में है।
और अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे बैठे हैं इंडिया में, साइड की कोच हैं सब वो। अच्छा। हाँ, और मैं अगर उस समय की बात करूँ तो मेरे सामने एक ऐसी दुर्घटना घटी थी छोटी सी कि मेरा हमने फिजिकल एजुकेशन का कोर्स किया। मैंने मेरठ कॉलेज से पढ़ाई करी, मैं बीएससी मैंने किया, लेकिन सेकंड ईयर में हमें पता लगा कि यार हम लोग जो कर रहे हैं वो थोड़ा लिंक से हटके है जी। मीन्स कि आप स्पोर्ट्स में जुड़े हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं पीसीएम की। तो मुझे कुछ लोगों ने बोला, फिर मेरे फादर को भी कुछ लोगों ने बोला कि नहीं कि यार आपका बेटा स्पोर्ट्स में है तो वो स्पोर्ट्स की लाइन को आगे चले तो अच्छा है। तो मुझे मेरे पापा ने मुझे गाइडेंस दी थोड़ी सी कि नहीं तो ठीक है तुम स्पोर्ट्स को देखो। तो मुझे उस समय में कोई ऐसा नहीं था कि हमें किसी ने बताया हो कि यार स्पोर्ट्स में आगे किस तरह से बढ़ना चाहिए। जी जी जी। और मुझे ध्यान है आज भी कि मैं सबसे पहले हमारा मेरठ कॉलेज से सीसीएस यूनिवर्सिटी में हम लोग गए तो हमें पता लगा कि एक ये बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन का कोर्स होता है। ओके। अचानक ही हमें पता लगा तो हम लोग पहुंच गए। हमने सीधा नोएडा फिजिकल एजुकेशन कॉलेज था हमारा, नोएडा में सेक्टर 12-22 पे, और हमने वहाँ पे जाके अपना मतलब अब रजिस्ट्रेशन के लिए हम गए तो उन्होंने अपने स्पोर्ट्स के अचीवमेंट्स पूछे हमें, तो हमने बताया ताइक्वांडो गेम है। उन्होंने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है, मेडल्स दिखाए हमने उनको, सर्टिफिकेट्स दिखाए। तो उस बेसिस पे हमारा क्या हुआ कि हमारा सिलेक्शन हो गया और हम टॉप 10 की रैंकिंग में हम लोग सिलेक्टेड वहाँ पे हुए। हमने फिजिकल कोर्स वहाँ पे ज्वाइन किया, लेकिन उसके उपरांत कुछ चेंजेस आने लगे। हमारे जो सर्टिफिकेट्स थे वो वेरिफिकेशन के लिए बात आई, तो यूनिवर्सिटी ने हमारे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए लिए। तो हमें एक जो हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल थी, आई थिंक मुझे नाम याद नहीं है, शायद कल्पना मैम थी उस समय। तो नोएडा फिजिकल कॉलेज में जब हमने अपने सर्टिफिकेट सारे सबमिट किए तो हमारे सर्टिफिकेट मतलब मुझे ध्यान है कि ऐसे टेबल पे फेंक के मारे गए थे। तो वो मेरे लिए बड़ा अजीब सा दिन था और मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि यार ये क्या हुआ है। हमें उन लोगों ने बताया, गुस्सा तो हमें बहुत आया, रोना भी बहुत आया उस समय को देखते हुए कि यार रोना इसलिए आया क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी, 10-10 साल तक 15 साल तक मेहनत करी, मेडल्स लेके आए, उसके बाद हमें करियर में ये चीजें मिल रही है। तो हमें तब पता लगा जाके कि यार कुछ गेम जो होते हैं वो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त भी होते हैं जी। ओलंपिक में भी होते हैं गेम। हमें तब तक जानकारी नहीं थी उस समय कि हाँ ओलंपिक खेल क्या होता है और भारत के खेल विभाग से जो मान्यता होती है वो किस तरह से होती है, क्या होती है, कोई भी नॉलेज नहीं थी। मतलब एक हमारी शुरुआती दौर था उस समय मेरा ये। तो हमें जब इन चीज़ों के बारे में पता लगा धीरे धीरे तो हमने थोड़ा अपना आपको चेंजेस किया कि हम जाएं कहाँ, क्या करें। हमने थोड़ा सा मोटिवेशन लिया, कॉलेज में और थे। मैं बात करूं तो आप मेरे साथ में मेरी क्लासमेट थी अलका तोमर, जो रेसलर है, ओलंपियन है, और अर्जुन अवॉर्डी है मेरठ की। तो हम दोनों क्लासमेट ही थे। तो और उसके साथ में हमारे साथ एक मेरा फ्रेंड और था मुकेश खत्री, वो आर्चरी का है और इस समय शायद यूएस में है वो। तो हमें उनके माध्यम से पता लगा कि यार स्पोर्ट्स कुछ डिफरेंट होता है। तो हमने थोड़ा प्लान चेंज किया, मैंने भी किया, मेरे फ्रेंड संजय नवानी, दोनों ने हमने एक साथ ही ज्वाइन किया था वहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि गेम को चेंजेस हमने वुशु की तरफ अपना रुख दायर किया। लेकिन वुशु थोड़ा सा हम लोगों को, मुझे अटपटा लगा। अटपटा इसलिए लगा क्योंकि उसके अंदर क्या था कि इंजरी होने के चांसेस ज्यादा आने लगे। और हम लोग सोचते थे कि यार अगर हमें सपोज की मतलब यंग टाइम में अगर इंजरी हो जाए तो यार हमारा फ्यूचर भी है, और फ्यूचर को देखते हुए कि नहीं यार कुछ प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती हैं। तो हमने वो भी अपनी लाइफ को थोड़ा चेंज किया। बस मैंने उसके बाद 2004 में मैंने किक बॉक्सिंग ज्वाइन किया, और किक बॉक्सिंग ज्वाइन करने के बाद मैं समझ सकता हूँ कि मैंने एक छोटा सा रूप में एज ए प्लेयर गया था। मैं कैलकाटा साई सेंट्रल में मैं गया, खेल के आया हूँ। मेरा वहाँ उस समय मेडल नहीं लगा था, लेकिन यह था मेरी एडमिनिस्ट्रेशन चीज अच्छी थी, मैं शुरू से एडमिनिस्ट्रेशन में था और रेफरी पैनल में भी मैं रहा हूँ। तो मैंने फिर वहाँ एग्जाम दिया, एग्जाम मेरा क्वालिफाई हुआ। मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, जो फेडरेशन थी किक बॉक्सिंग की, उन्होंने मुझे अच्छा सपोर्ट किया उस समय। और उस समय अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो कुछ लोग आज की डेट में शायद कह सकता हूँ कि इस धरती पे नहीं है, लेकिन है कि उनका मोटिवेशन था मेरे साथ में, जिसमें हमारे एक जो आज के समय में संतोष अग्रवाल जी है, जो हमारे एनएसएफ की प्रेसिडेंट हैं, उनका भी मुझे बहुत बड़ा सहयोग मिला। साथ में उनके जो अभी हमारे बीच में नहीं है, अभी रिसेंटली वो उनको हार्ट अटैक हुआ था, मोन्टू दास जी, वो वेस्ट बंगाल से थे। तो उन्होंने एक सपोर्ट दिया मुझे और मेरी मिसेस को, ये सपोर्ट किया था कि नहीं यार आप गेम को आगे करो, हम आपको उत्तराखंड एक रिप्रेजेंट दिया उन्होंने मुझे पहली बार के लिए। और मैंने उत्तराखंड वहाँ पे मतलब हिचकिचाते हुए लिया कि नहीं यार नई स्टेट है, कैसे चलेगा, जबकि उत्तर प्रदेश से हम लोग बिलोंग करते हैं। एक जिम्मेवारी का एहसास नहीं था उस समय तक हम लोगों को, लेकिन फिर भी हमने जिम्मेवारी को लिया और हमने उत्तराखंड में मैं गया, देहरादून गया,
उसके बाद धीरे धीरे गेम को वहाँ पे डेवलप करने की कोशिश करी। तो मेरा सबसे पहला इवेंट मैंने खुद ऑर्गेनाइज किया 2009 में, जूनियर नेशनल मैंने ऑर्गेनाइज किया। और वो मेरे लिए एक ऐसा पल था कि मैंने ऑर्गेनाइज तो किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या होगा इससे आगे। मैंने ऑर्गेनाइज किया, अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ, और मैं ये कह सकता हूँ कि लॉस भी हुआ मुझे काफ़ी। मतलब उस समय की जर्नी को अगर मैं स्टार्टिंग करूँ तो इतना लॉस हुआ कि मैं समझ सकता हूँ कि वो लॉस मैं लगभग आने वाले 5-6 साल तक पूरा नहीं कर पाया था। अच्छा, ये मेरी जर्नी थी। उसके बाद में 2009 में मैंने रिसेंटली उत्तराखंड को ड्रॉप किया। मैंने कहा नहीं यार कि उत्तराखंड के लिए मेरे लिए शायद नहीं हो पाया। और उस समय हम लोगों ने उत्तराखंड गवर्नमेंट से उसको अप्रूव किया किक बॉक्सिंग गेम को, और खिलाड़ियों को वहाँ से सरकारी पैसा मिला, इनको स्कॉलरशिप मिली। तो ये भी मेरे लिए अच्छी बात थी कि हम जिस समय वहाँ सेक्रेटरी था वहाँ उस समय मिला। लेकिन फिर लगा कि नहीं यार वापस हमें होम सिटी ही आना चाहिए, तो मैं वापस अपना होम सिटी मेरठ में वापस आया। काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मैंने स्कूल में किक बॉक्सिंग वहाँ पे कराया। वहीं से एक लड़की थी जो एशिया में मेडल लेके आई थी, लड़की एशियन चैंपियनशिप में थी, उसका नाम खुशबू नाम था उस लड़की का। तो उसका मुझे एक अच्छा रिजल्ट मिला। तो मुझे लगा कि नहीं यार किक बॉक्सिंग में थोड़ा सा अच्छा आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे हम लोग धीरे धीरे बढ़े। और मैं बात करूँ 2017 की, तो 2017 तक हम लोग इस लेवल पे आ गए थे कि यार हम खेलते हुए मतलब खिलाड़ियों को मेरे आगे बढ़ने लगे। और उसके बाद जो हमारी नेशनल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर संतोष अग्रवाल जी, उन्होंने अपनी मेहनत करी, और उस मेहनत का रंग आज ये है कि 2021 में 2 जुलाई को भारत सरकार ने किक बॉक्सिंग को मान्यता दी, और वो हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट का दिन था। और उसके बाद से लेके तो आज के समय में अगर मैं बात करूँ तो हमारे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी लगातार है। आज ओलंपिक्स में मान्यता है। अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो लगभग 17 राज्य ऐसे हैं जो उनको सरकार के माध्यम से खिलाड़ियों को फंडिंग मिल रहा है। तो सर इतना लंबा सफ़र आपने तय करा, आपने स्कूल्स में भी जॉब करी, साथ के साथ अपनी प्रैक्टिस भी करी, और ये भी बड़ा अचीवमेंट रहा कि आपकी किक बॉक्सिंग को जो है एक इंटरनेशनल लेवल पे पहचान मिल चुकी है, और भारत में बहुत बच्चे जो हैं आगे बढ़कर आ रहे हैं और किक बॉक्सिंग में अपना करियर तलाश रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आप जनरल सेक्रेटरी हैं, आप यूपी में हैं, तो एसोसिएशन किस तरीके से काम करती है बच्चों के उद्धार के लिए और उनको कैसे आगे प्रोत्साहित करती है? जी संजय, देखिए आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है कि एसोसिएशन किस तरह से काम करती है। जी, एक्चुअली जितनी भी एसोसिएशंस होती हैं, अगर मैं कॉमन रूप से मैं बात करूं तो एसोसिएशन के अंदर जो भी पदाधिकारी होते हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है, और जिसमें सबसे बड़ा रोल उसमें अध्यक्ष का और एक महासचिव जो पद होते हैं। ये 2 पद ऐसे हैं कि उन्हें गेम को डेवलप के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि उन्हें डे बाई डे कुछ नया प्लान करना है कि अपने राज्य के अंदर, मतलब अगर एसोसिएशन है तो राज्य के अंदर चल रही है तो उसके अंदर उस गेम को डेवलप कैसे करना है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि एवरी डे कहीं ना कोई हमें ट्रेनिंग सेशंस हम लोगों को लेना होता है। किसी स्कूल्स में जाकर ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। हम लोग मोटिवेशन करते हैं कि उनको बेनिफिशियल किस तरह से मिल सकता है खिलाड़ियों को। और हम कोशिश ये होती है कि जितने टीचर्स होते हैं, फिजिकल टीचर्स, उनको भी ट्रेनिंग के लिए कोशिश करते हैं कि भाई उनको बताएं गेम के बारे में। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि अपना जो किक बॉक्सिंग है ये कॉमन गेम है। इसमें किसी भी रूप में आप पंच और किक के कॉम्बिनेशन वाला अगर कोई भी गेम है, सपोज कोई बॉक्सिंग खेलता है तो वो भी खेल सकता है, ताइक्वांडो खेलता है तो वो भी खेल सकता है, कराटे खेलता है तो वो भी खेल सकता है। ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है उनके लिए। तो इसलिए हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन यह मेहनत इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि हमें डे बाय डे नए चैलेंजेस हमारे सामने खड़े होते हैं कि आज हमें सपोज़ कि मेरठ में है तो कल हमें गाज़ियाबाद है, कहीं गोरखपुर भी है, कहीं बांदा भी है। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कितना बड़ा राज्य है। अगर हम बात करें पूरे हिंदुस्तान की तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़िला हैं जी। और अभी अगर हम बात करते हैं एसोसिएशन चलाने की, तो जब से हमें जिम्मेवारी मिली है तब मैं स्टार्टिंग में बात करूँ 2022 में हमने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की थी मेरठ के अंदर। उस समय हमारे पास मुश्किल से 9 जिले प्रतिभागी हुए थे 2022 में, और उसके बाद 2023 में फिर लगातार हमने काम किया तो हमें लगभग 25 से 26 जिले हमारे पास मिले। जगह जगह से हमारे पास लोग आए कि किक बॉक्सिंग हमें करना है, क्योंकि जब लोगों को पता लगा कि यार भारत सरकार ने मान्यता दी है खेल को, तो लोगों ने हमसे जुड़ने की कोशिश की जी। और जुड़ने के माध्यम से क्या हुआ कि एक हर महीने, हर 2 महीने में कुछ नया जिला जुड़ता चला गया। तो आज वही दिन है कि आज हम 2025 में अगर बैठे हैं तो लगभग हमारे पास 52 जिले हम लोग इस समय संबंधित हैं हम लोगों से, और किक बॉक्सिंग चल रहा है, जिसमें हमारे आज की डेट में अगर हमारे जो अध्यक्ष हैं किक बॉक्सिंग के, डॉक्टर रफत रिजवी जी हैं, जो उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष भी हैं। तो उनका भी हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और उनके माध्यम से कुछ जिले हमारे साथ जुड़ते हैं।
और इसलिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसी के अलावा और भी कुछ जो पद हैं हमारे यहाँ, जिसमें हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों को कोचिंग के पद भी हमने रखे हैं, जैसे कि एथलीट कमीशन होती है, एक वुमेन एथलीट कमीशन भी हमें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, उसके भी अलग अलग पदाधिकारी होते हैं, क्योंकि हमें दोनों तरह खिलाड़ियों के लिए भी सोचना पड़ता है, फिर साथ में फीमेल जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए भी सोचना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस है। भाई फीमेल खिलाड़ी को अगर हम बात करें तो अगर हम चलो मेरठ की बात करते हैं, मेट्रो सिटी के अंदर है, अगर मैं बात अगर मैं बलिया ज़िले की करता हूं तो मुझे लगता नहीं कि कोई खिलाड़ी निकल के भी आ पाएगा, क्योंकि वो ऐसा ज़िला है कि जहां किसी लड़की को बाहर निकलने नहीं दिया था। रिसेंटली मेरे साथ एक केसेस हो चुके हैं, और मैं अभी लगभग 20 दिन पहले अभी मैं संभल ज़िले में गया था। अब आप सोच सकते हैं कि संभल ज़िले के अंदर जहाँ स्पोर्ट्स नहीं है, मेरे ही एक मतलब मेरे फ्रेंड के स्टूडेंट हैं, डॉक्टर मिस्टर ताज हैं, तो उन्होंने मुझे एक स्कूल में इंटरव्यू उसके लिए बुलाया, तो मैंने एक सेमिनार उनको दिया, सारे स्टूडेंट्स को दिया, और सबसे बड़ी चीज़ कि सारी लड़कियों को ट्रेनिंग कराई हम लोगों ने वहाँ पे। उनको सबसे पहले कि उनको मोटिवेशन दिया कि वो गेम के अंदर कैसे आगे बढ़ के आए हैं। अगर बच्चे के अंदर मोटिवेशन ही नहीं होगा तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, ना उनको फ्यूचर का पता होगा। फिर दूसरी चीज़ हमने एक ये भी अब शुरुआत की है कि बच्चे को हम ये नहीं कह सके कि यार नहीं आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब किसी के हाथ में नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम बच्चों को सिर्फ इतना कहते हैं कि यार आप कम से कम आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग तो लोगे ही लोगे, और गर्ल्स को तो खास तौर से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग चाहिए, तो वो भी मिल जाती है उन लोगों को। दूसरी चीज़ है कम से कम वो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। कल की डेट में अगर वो, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा भाई, 5-6 साल अगर वो ट्रेनिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इस रूप में एज ए नियुक्त हो सकते हैं कि एज ए कोच में वो जा सकते हैं। तो उनके पास एक करियर ऑप्शन अगर बात करें तो अपने पैरों पे खड़े करने के लिए हम लोग उनको पहले बताए थे कि आप अपने पैरों पे हम खड़ा कर देंगे आपको। बाकी जो अच्छा खिलाड़ी बनता है वो आगे पता नहीं कब ऐसे निकल जाए, किसको अच्छी ग्रांटेशन मिल जाए, किसको गवर्नमेंट सपोर्टेड कर दे, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को अपने हिसाब से काम करना पड़ता है। जी जी जी। तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी इसके अंदर होते हैं, तो अभी खेलो इंडिया का भी बड़ा प्रोत्साहन चल रहा है कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लॉन्च किया है स्पेशली फॉर द गर्ल्स, तो वो किस तरीके से काम कर रही है और उसमें लोगों का कैसे फ़ायदा हो रहा है? जिसान जी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि हमारी जो भारत सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम चलाई है थी अस्मिता खेलो इंडिया लीग जी। और उस अस्मिता खेलो इंडिया में हमने 2023 में भी इवेंट कराए थे, और लगभग हमने उसमें मेरठ में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था अस्मिता खेलो। उसमें लगभग हमारे पास लगभग अगर मैं उससे बात करूँ तो लगभग 150 से 200 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, सिर्फ गर्ल्स के लिए था इवेंट वो। ओके। और 2023 में ये बिना फाइनेंस सपोर्ट के था कि भारत सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन हम लोगों ने खुद मिलके एसोसिएशन के थ्रू इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, और जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट, ना कोई चार्ज था ना कुछ था, हमने लड़कियों को सिर्फ पार्टिसिपेशन कराया, उनको मेडल सर्टिफिकेट एक प्रोत्साहन किया उनको। और वही देन है कि आज 2025 में भारत सरकार ने हमारी NSF को, बाको इंडिया की बॉक्सिंग फेडरेशन को 150 जिले डिस्ट्रिक्ट लीग कराने का मौका दिया, जिसका फाइनेंशियल सपोर्ट पूरा भारत सरकार की तरफ से मिला। आज हम उत्तर प्रदेश में लगभग हमने 15 जिलों में लीग कराई है, और 15 जिलों की लीग का हमें बेनिफिट ये मिला कि लगभग हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं लगभग 1000 से ऊपर लड़कियां हैं जो कि बॉक्सिंग से जुड़ी हैं। और अगर हम पूरी सेंट्रल की बात करें, पूरे इंडिया की, तो अभी तक मैं बड़ी बात नहीं बोलूँगा, लेकिन जो हमारे रिकॉर्ड हैं उस रिकॉर्ड के अनुसार 150 जिले की लीग होनी है पूरे भारत के अंदर, और किक बॉक्सिंग से जो खेलो इंडिया का रजिस्ट्रेशन है उसमें लगभग 40,000 लड़कियों ने प्रतिभागी किया है। तो ये बहुत बड़ा अपना अचीवमेंट है, क्योंकि अगर हम बात करें अभी अदर गेम की तो उसमें भी इतना बड़ा अभी तक अचीवमेंट नहीं मिल पाया। और एक केंद्र सरकार और साई की तरफ से एक हमें बहुत अच्छी चीज़ें मुहैया हुई कि भाई उन्होंने हमें बताया कि यार इतनी लड़कियों ने आप लोगों के पार्टिसिपेशन किया, और जो कि लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको कोई पैसा देना नहीं है, सिर्फ फ्री खेलना है, उनका कोई चार्ज भी नहीं है, ऊपर से भारत सरकार उनको पैसा दे रही है खेलने के लिए। तो ये बहुत अच्छी स्कीम चालू की है, और हमें अगले साल से शायद हमें उम्मीद ये भी है, जो हमें पता लगा अभी, कि भारत सरकार के माध्यम से अगले साल से हम लोगों को खेलो इंडिया मार्शल आर्ट गेम भी ऑर्गेनाइज होंगे, और वो लड़कों के लिए भी होंगे। ये बहुत अच्छी बात होगी हम लोग के लिए। जी। तो रविंद्र जी, इतना लंबा समय आपने दिया और आप प्रोत्साहित कर ही रहे हैं बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, बता रहे हैं कि खेलो इंडिया के थ्रू भी वो कैसे आगे बढ़ पा रहे हैं। तो आपने स्कूल्स में भी जॉब करी, आपने फेडरेशन से भी आप जुड़े रहे, और बहुत सारे अलग जगहों पे भी गए, अभी यूपी में हैं, पहले उत्तराखंड में थे। तो कैसे कैसे चैलेंजेस हैं जिन्हें फेस करना पड़ता है दोनों तरीके की जॉब्स जब होती हैं, क्योंकि स्कूल में पूरा टाइम देना है, फेडरेशन में तो देते ही रहना है, बच्चों की ट्रेनिंग चलती रहती है सुबह भी शाम भी, तो कैसे कैसे चैलेंजेस होते हैं जिन्हें फेस करना पड़ता है? जिसान जी, मैं कह सकता हूँ
जॉब और एसोसिएशन को साथ में मर्ज करके चलना पॉसिबिलिटी नहीं होती है। मेरे साथ चैलेंज इस तरह का आया था कि जब मैं उत्तराखंड में एज ए सेक्रेटरी था और मैं जब 2009 में वापस मेरठ आया, तो मैंने जब जॉब ज्वाइन की तो उस समय स्थिति ये बनी कि मैं लगभग 2-3 साल तक तो मैंने कंटिन्यू किया कि ठीक है जॉब के साथ मर्ज किया, लेकिन आने वाले समय में ऐसे होने लगा कि मैं एज ए पीजीटी भी काउंटेड होने लगा, तो मुझे सीबीएसई के इवेंट्स भी हमें देखने होते थे और फिर अपना ड्यूटी भी करनी होती थी स्कूल्स की। तो उसमें इतना टफ चैलेंज आ गया कि बच्चों को ट्रेनिंग भी कराना है, और लेकिन ट्रेनिंग किस तरह की स्पेसिफिकेशन अगर ट्रेनिंग कराएं तो उस बेसिस पे हम उनको ट्रेनिंग नहीं करा पाते क्योंकि स्कूल की जॉब होती थी। सेकंड थिंग, मैं एज ए हॉस्टल वार्डन भी रहा, तो मेरे लिए चैलेंज इतना आने लगा कि मुझे धीरे धीरे गेम को ड्रॉप करना पड़ा। और मैंने उस समय गेम ड्रॉप किया। कभी कभी मेरी स्कूल में अच्छी मैं कह सकता हूँ कि कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी, तो कभी ये होने लगता था कि मेरी कभी प्रिंसिपल से बहस हो जानी, ये मतलब कॉमन चीज़ें होने लगी। लेकिन फिर ये था जैसे जैसे प्रिंसिपल्स आए और फिर स्कूल मैनेजमेंट ने भी थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना शुरू किया कि नहीं ठीक है भाई, ये इसको भी साथ में काम करना चाहिए, तो मुझे सपोर्ट मिली थोड़ी सी मिलके। फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। फिर कुछ इवेंट्स मैंने सीबीएसई के इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किए जो कि सीबीएसई क्लस्टर, सीबीएसई जोन और नेशनल हमने ऑर्गेनाइज़ की मैंने। और वो सीखने का मुझे एक बेनिफिट ये मिला कि 2016 के बाद मैंने धीरे धीरे अपना आप को कन्वर्ट किया कि नहीं यार, गेम को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। तो चैलेंजिंग मेरे लिए दोनों तरफ था क्योंकि अर्निंग भी मुझे करनी थी और मुझे जॉब भी देखनी है और मुझे गेम भी देखना था। तो मैंने लगभग 2-3 साल कोविड तक थोड़ा मैंने गेम को ड्रॉप ही कर दिया। कोविड के बाद मैं कह सकता हूँ कि मेरा लास्ट 2022 में आने के बाद मैंने बहुत एक ऐसा चैलेंजेस अपना आपको लिया था कि जब मुझे एज ए सेक्रेटरी बनाया गया यूपी का, तो मैंने जॉब को कम्प्लीटली ड्रॉप करने के लिए सोच लिया था। क्योंकि अगर मैं जॉब करता हूँ तो मैं फुल टाइम में किक बॉक्सिंग को नहीं दे पाऊंगा और ना ही मैं हर जिले में जा पाऊंगा, और स्कूल अपनी जिम्मेवारी को देखते हुए स्कूल हमें छुट्टी नहीं देगा जी। तो हमें लगता था कि नहीं यार, ये छुट्टी नहीं देगा तो हम कैसे मैनेज करेंगे। स्कूल को अपनी चीज़ें देखनी थी और मुझे अपनी चीज़ें देखनी थी। चैलेंज तो मेरे लिए बहुत बड़ा टफ था। फिर एक फैमिली चीज़ होती है कि उसके लिए भी बड़ा चैलेंज आ गया फैमिली को भी कि नहीं यार, ऐसे कैसे जॉब छोड़ दोगे आप। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, कुछ आगे करना है और कुछ बढ़ना है तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो मैंने 2022 नहीं लेकिन 2023 में मैंने पूर्ण रूप से सेक्रीफाइस किया अपनी। मैंने जॉब ड्रॉप कर दी बिल्कुल। मैं उसके बाद थोड़ा सा मुझे लगा कि यार नहीं, मैंने जॉब तो ड्रॉप कर दी है, अब मुझे फाइनेंस सपोर्ट कहाँ से आएगी। अब फाइनेंस सपोर्ट एक किसी भी, क्योंकि मेरी फैमिली है, मेरा बेटा भी है, तो उसको चलाने के लिए मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ चाहिए था। तो फिर धीरे धीरे हमने शुरुआत करी कि गेम में आगे बढ़े। गेम से थोड़ा सा हमने सोचा कि अपने एकेडमीज़ हम बनाएं, तो हमने अपनी एकेडमी बनाई। एक छोटा सा मुझे सोर्स ऑफ अर्निंग मेरा आना शुरू हुआ। और उसके बाद जैसे जैसे हमने थोड़ी सी मेहनत करी गेम को बढ़ाने के लिए, तो हमने 2023 के बाद में लगभग पूर्ण रूप से मैं किक बॉक्सिंग में शामिल हो गया। और जॉब की तरफ तो मैंने मुड़ के देखा ही नहीं, लेकिन अब वो मैं कह सकता हूँ कि अगर आज मैं जॉब नहीं हूँ, लेकिन आज मैं उससे बेटर हूँ, लाख गुना बेटर हूँ उससे। तो जी एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा कि जो लोग किक बॉक्सिंग में, ये वुशु में अपना करियर तराश रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि देखिए युवा पीढ़ी अब बहुत तरीके से ऑप्शन देख रही है और वो बहुत मल्टीपल ऑप्शंस भी लेके चलती है। वो स्पोर्ट्स में भी आती है, वो एंटरटेनमेंट में भी है, स्टडीज़ में भी, और सब तरीके का जो पहले एक प्रेशर हुआ करता था उतना प्रेशर दिखता नहीं है, क्योंकि बहुत चीज़ें गवर्नमेंट ने भी ईजी करी हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हमें ईजिली मिल भी रहे हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। तो अगर वो स्पेशली स्पोर्ट्स में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो पहले तो मैं जानना चाहूँगा कैसे जुड़ सकते हैं। दूसरा, किन बातों का ख़ास तौर पे ध्यान रखें स्पोर्ट्स में अपना करियर तराशते वक्त। ये जिसान जी, ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के करियर जो है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि पर्टिकुलर वही स्पोर्ट्स होना चाहिए, या तो वो ओलंपिक गेम में हो या फिर वो भारत सरकार से मान्यता में हो। उस गेम में तो करियर हमारे ऑप्शंस बन जाते हैं। अदरवाइज हम फिर नॉर्मली अगर बात करें तो हम एज ए अपना इजीली इंडिविजुअल, चाहे कोई भी गेम हो, सपोज आज बच्चा क्रिकेट खेलता है, गली के अंदर क्रिकेट खेल रहा है, उसको पता है कि क्रिकेट है, लेकिन उसको नहीं पता कि कंपटीशन कितना ऊपर होता है। और कंपटीशन जब बढ़ता है तो उसके लिए उसको ट्रेनिंग मस्ट होता है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए कि वो किसी एकेडमी को ज्वाइन करे। लेकिन एकेडमी भी ऐसी नहीं कि एकेडमी हर जगह हर गली में खुला हुआ है, इसकी कोई, क्योंकि ये मार्केटिंग है। और जितनी हम बात करें तो मेरठ में मैं बात करूँ तो लगभग बैडमिंटन की बहुत सारी एकेडमी है, कराटे की बहुत एकेडमी है, फुटबॉल की बहुत सारी एकेडमी है, लेकिन पर्टिकुलर वही एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए। पेरेंट्स को नॉलेज में होना चाहिए कि क्या वो गेम प्रॉपर वे में है, या वो मतलब खेल विभाग से जुड़ा हुआ है, या फिर उसको कहीं से मान्यता है।
और दूसरी चीज़ है कि उस खेल को क्या सीधी सी चीज़ है, आज के समय ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है। अगर माँ बाप चाहें तो सबसे पहले जाके वो अपना मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे चेक कर ले कि हाँ वो खेल वहाँ पे है या नहीं है, और वो अगर वहाँ चेक करके संतुष्टि कर लेता है अपनी, तो बच्चे का भविष्य डेफिनेटली सिक्योर हो जाता है। क्यों? जैसे बच्चा राष्ट्रीय स्तर की टूर्नामेंट खेलेगा या अंतर्राष्ट्रीय खेलेगा, वहाँ मेडल लेके आएगा, तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है आज के समय में। जैसे यूपी गवर्नमेंट भी कहती है कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मेडल लेके आओ, अपने नौकरी पाइए, और बहुत खिलाड़ी ऐसे हैं जो अच्छे लेवल पे खेल के आए और उनको नौकरी भी मिली है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में अगर अच्छा कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बन जाता तो ये चीज़ अच्छी होती है। लेकिन जैसे अगर हम अपनी बात करें तो आज की डेट में हमें अभी उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार से हमें सपोर्ट मिल जाती है काफ़ी चीज़ों। जी 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 जी। तो अरविंद जी, आज इतना कीमती वक्त आपने दिया, इतनी ढेर सारी बातें बताई किक बॉक्सिंग के बारे में, और हमें भी जानने को मिला कि कैसे आपने अपना सफ़र शुरू करा और आगे बच्चों के लिए कितनी उम्मीदें हैं इसमें, सरकार कैसे काम कर रही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू जिशान जी। जी, तो दोस्तों फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं, लेकिन वादा रहा फिर मुलाकात होगी, ढेर सारी बातें होंगी हमारे और भी बहुत सारे गेस्ट के साथ। आज अरविंद जी यहाँ पे आए जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं किक बॉक्सिंग के उत्तर प्रदेश में। उन्होंने बहुत कुछ बताया किक बॉक्सिंग और वुशो के बारे में। फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर मुलाकात होगी। अलविदा।